आज इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप देखेंगे कि यह लगभग सभी चैप्टर्स में इसके यूजेस हैं। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा अगर आप मैकेनिक्स के और चैप्टर्स को सॉल्व करना चाहते हो तो। न्यूटन्स के मोशन से रिलेटेड 3 लॉज हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। मैं उन सेगमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो नॉर्मली बुक्स में या अदर लेक्चर्स में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। मैं ऐसे सेगमेंट्स को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। न्यूटन्स की मोशन से रिलेटेड 3 लॉज हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इस लॉ में, जैसा आप सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडी है तो वो अपने मोशन की स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकती। उसकी इस इनएबिलिटी को इनर्शिया कहते हैं। अब कोई भी बॉडी अपने मोशन के स्टेट को कब तक चेंज नहीं कर पाएगी? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। कोई भी बॉडी अपने मोशन के स्टेट को खुद से नहीं चेंज कर सकती। इसे तो कहते हैं इनर्शिया, इस इनएबिलिटी को कहते हैं इनर्शिया। लेकिन वो अपने मोशन के स्टेट को कैसे चेंज कर पाएगी, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। ये फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया गया कि कोई भी बॉडी अपने मोशन की स्टेट को तब तक नहीं चेंज कर सकती जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग वो बॉडी या वो सिस्टम अपने मोशन की स्टेट को चेंज करेगा। यह है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इस लॉ से एक बात ये क्लियर होती है कि कोई बॉडी अगर मोशन की स्टेट में है तो ऐसे में अपने मोशन की स्टेट को अगर वो चेंज करना है उसे, तो फोर्स की जरूरत कब पड़ेगी, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है। किसी बॉडी या किसी सिस्टम के मोशन की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसकी वेलोसिटी। अब कोई बॉडी या सिस्टम अगर वो रेस्ट में है तो अपने रेस्ट पोजीशन यानी अपनी जीरो वेलोसिटी को वो तब तक बना के रखेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, हम चाहते हैं कि वो मोशन की स्टेट में आ जाए, तो ऐसे में हमें उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। सेकेंड, अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में है, हम चाहते हैं कि वो अपनी स्पीड चेंज कर दे, हम उसकी स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, तो भी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा यह है कि अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में है, हम चाहते हैं कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो ऐसे में भी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। किसी भी सिस्टम या बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स की नीड इन्हीं 3 सिचुएशंस में होती है।
कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन से मोशन की स्टेट में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, मोशन में अगर बॉडी है, हम उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं, तो स्पीड चेंज करने के लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और तीसरा, हम उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी खुद से वो बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन से मोशन की स्टेट में नहीं आ सकती। इस इनेबिलिटी को तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। उसे स्टैटिक पोजीशन से डायनामिक पोजीशन, मोशन की स्टेट में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड, कोई बॉडी अगर मोशन की स्टेट में है तो वो खुद से अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। अगर उसकी स्पीड की बात आई, चेंज करने की बात आ रही है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। खुद से वो स्पीड को चेंज नहीं कर पाती। इसे इस इनएबिलिटी को कहा गया इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड ये है, खुद से कोई बॉडी अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं बदल सकती। इस इनएबिलिटी को कहा गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी बदलने के, चेंज करने के लिए उसे एक्सटर्नल फोर्स की नीड होगी। तो ये तीन सिचुएशंस हैं जिसमें किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि किसी सिस्टम या बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स की नीड कब कब होगी। नेक्स्ट सेकंड लॉ है न्यूटन्स का, वो है लॉ ऑफ फोर्स। लोग इसे सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। सेकंड लॉ में इस बात का डिस्कस किया गया कि भाई अगर किसी बॉडी को जो अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है, तो फर्स्ट लॉ ने तो ये रिवील कर दिया, ये कंफर्म कर दिया कि अगर अपने मोशन की स्टेट को कोई बॉडी चेंज कर रही है तो डेफिनेटली उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तभी वो अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है। सेकंड लॉ में इस बात को एक्सप्लेन किया गया कि बॉडी अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है तो उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स टोटल एक्ट कर रहा होगा। टोटल एक्सटर्नल फोर्स को नेट फोर्स भी कहते हैं। तो सिस्टम या बॉडी पे टोटल या नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, इसको एक्सप्लेन करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये हुआ, कहा गया कि किसी भी बॉडी या सिस्टम जो भी है उस पर जो टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा या नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो नेट फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम के चेंज होने की रेट के इक्वल होगा। इट मींस डी वेक्टर पी अपॉन डी टी के इक्वल होगा। कोई भी बॉडी अगर अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है तो उस पर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा, दैट इज नेट फोर्स, वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सेकेंड लॉ में कहा गया। हां, अगर हमें एवरेज फोर्स फाइंड करना है तो ऐसे में हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, तब एफ वेक्टर एफ एवरेज इक्वल टू, तब ये इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। इन दोनों से एक बात तो क्लियर हो रही है कि मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा, या कहें मोशन की स्टेट चेंज हो रही है तो फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स इन फार्मूले से अटेन होगा, वेक्टर एफ इक्वल टू डी वेक्टर पी अपॉन डी टी। या फिर एवरेज अगर फाइंड करना है तो वेक्टर एफ एवरेज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर पी अपॉन डेल्टा टी।
अगर मैग्नीट्यूड हम चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड वेक्टर एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम उसे चाहते हैं तो dp अपॉन dt, और इससे अगर हम एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो ये आएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो हम इनका यूज करके किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इन फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अगर हम ये कंसीडर कर लें कोई बॉडी या सिस्टम है जो मोशन की स्टेट में है और अपने मोशन की स्टेट को चेंज कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में मोस्टली होता क्या है कि बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही होती है, और वेलोसिटी चेंज कर रही होती है उसी की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा, सिंस वेक्टर p इक्वल टू m वेक्टर v होता है, तो ऐसे में जो फोर्स हमें अटेन होगा वेक्टर f इक्वल टू वो होगा d अपॉन dt m वेक्टर v। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आएगा वेक्टर f इक्वल टू m ड्यूरिंग द मोशन, अगर कांस्टेंट मास है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो m जो है यहां बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और ये आएगा d वेक्टर b अपॉन dt, और d वेक्टर b अपॉन dt जो है वो है वेक्टर f इक्वल टू m वेक्टर। ये जो नेट फोर्स किसी सिस्टम या बॉडी पर होगा वो इक्वल होगा उस सिस्टम या बॉडी के मास, और उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मास तो जैसा आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव स्केलर है, तो डेफिनेटली यहां से अगर आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़े हैं तो आप ये कह सकते हैं वेक्टर एफ और वेक्टर ये दोनों ही पैरेलल वेक्टर हैं। तो इन दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। तो इससे आप एक बात कंक्लूड करके रखेंगे कि जो नेट फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी और सिस्टम। अगर आपको एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पहले से पता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन भी पता है। तो नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स इज टूवर्ड्स द एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स भी होता है। और होता कितना है, उस सिस्टम के मास और उस सिस्टम में जो एक्सीलरेशन जनरेट हुआ है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हाँ, अगर हम इसी फॉर्मूले से एवरेज फोर्स फाइंड कर रहे होंगे तब थोड़ा सा इसमें हमें चेंज क्या करना होगा, वो ये होगा कि वेक्टर या एवरेज जो होगा दैट विल इक्वल टू m वेक्टर a एवरेज। हमें अगर एवरेज फोर्स फाइंड करना है तो हमें यहां मास और एवरेज एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट करना होगा। यहां से भी क्लियर हो रहा है कि एवरेज फोर्स एक्टिंग टू ए बॉडी और सिस्टम is equal to the product of mass of the body or system and average acceleration produced in the body or system। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां तक मोस्टली स्टूडेंट सभी लोग पढ़े होंगे, सभी को पता होता है, लेकिन एक बात अगली जो आती है वो ये, मोशन की स्टेट अगर चेंज हो रही है तो हम ये कह रहे हैं कि बॉडी या सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, डेफिनेटली एक्ट करेगा। तो मोशन की स्टेट तो डिफाइन कैसे होती है, डिफाइन तो हमें डिफाइन करने के लिए हम फ्रेम कंसीडर करते हैं। किसी भी बॉडी या सिस्टम की जो वेलोसिटी होती है वो सभी फ्रेम में इक्वल नहीं होती है। किसी फ्रेम में बॉडी रेस्ट में है तो वही बॉडी किसी दूसरे फ्रेम में मोशन की स्टेट में होती है, और किसी तीसरे फ्रेम में ऐसा भी हो सकता है कि मोशन की स्टेट को भी चेंज कर रही हो। अब यहां पर यह टेक्निकल पॉइंट्स आता है जो काफी जो है समझने वाला है।
तो अभी बहरहाल इसके बाद में मेरा एक वीडियो और भी है, तो उसमें हमने इसको बहुत ब्रॉडली डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो टाइप का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो दोनों सेगमेंट्स को मैंने वहां पर कवर किया है। आप उसको ब्रॉडली समझना है, बेसिक्स को, तो उससे आपको देखना होगा। तो ये तो था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का एक थर्ड लॉ भी है, थर्ड लॉ। इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या है, जैसा आप सभी जानते हैं कि फोर्स एक्चुअल में क्या है, पुल है या पुश है। अगर एक बॉडी दूसरे को पुल करती है या पुश करती है, तो इसी पुल या पुश को ही फोर्स कहा जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो दो बॉडीज तो होंगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी, दूसरे पे एक्ट कर रहा होगा। तो अगर हम सपोज ये कर लें कि बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई किया, अब वो चाहे पुल कर रही है चाहे पुश कर रही है, लेकिन उसने फोर्स अप्लाई किया, तो ऐसे में क्या बॉडी भी कोई रिएक्शन नहीं देगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वही तो थर्ड लॉ एक्सप्लेन कर रहा कि अगर किसी बॉडी ने, सपोज कर लिया बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई किया है, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर रिवर्स डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर देगी। हम इसको मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स टू द बॉडी ए बाई द बॉडी बी इक्वल टू होगा माइनस फोर्स टू द बॉडी बी अप्लाइंग बाई द बॉडी ए। यहां पर स्टूडेंट समझ ध्यान दे, हमने जो यहां माइनस साइन अप्लाई किया है उसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ये है कि ये पर जो फोर्स एक्ट करेगा, बी अप्लाई कर रहा है, उसके अगेंस्ट होगा बी पर फोर्स जो ये अप्लाई कर रहा है। हाँ, इक्वल भी हमने लिखा है, तो इसका सिर्फ ये मीनिंग हुआ कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे। एक फोर्स को अगर आप एक्शन फोर्स कहोगे तो दूसरे को आप रिएक्शन फोर्स कहोगे। इसे आप ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इन मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर एक्शन फोर्स प्लस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो दूसरी बॉडी रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग दोनों ही फोर्सेस, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, इन मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर फर्स्ट बॉडी बी पर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, तो सेकंड बॉडी बी ये पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन हमें लगता नहीं होना चाहिए। आप एक को एक्शन फोर्स कहोगे तो दूसरा उसमें रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। तो ये था थर्ड लॉ।